बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, जुम्मत मुबारक है। सबसे पहले तो उम्मत मुसलमान को जो है वो जुम्मा मुबारक हो। आप दुआ कीजिएगा और अपनी दुआओं में पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करम और फजल फरमाए और हमारे हुक्मरानों को और हमारे करतार धर्ताओं को जो है वो हदायत दे, ताकि ये मुल्क जो है वो अपनी सही मंजिल की तरफ गामजन हो जाए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तोशा खाना केस जो है वो अब तमाशा खाना केस बन चुका हुआ है। उसकी वजह यह है कि हुमायूं जज ने जिस तरीके से इस केस के फैसले सुनाए और जिस तरीके से इसमें हक़ दिफा जो है बकौल इमरान खान साहब के वकला और बकौल इमरान खान साहब के, कि उनको नहीं दिया और जल्द से जल्द जो है इसका ये फ़ैसला कर दिया। जल्द से जल्द इसकी हेयरिंग की गई और आधे घंटे के अंदर जो बहुत ज़्यादा ज़बान ज़द आम है अल्फाज कि आधे घंटे के अंदर उन्होंने 30 सफ़ात का जो है फ़ैसला सुना दिया। तो ये केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक अभी तक नहीं पहुँच पा रहा। इससे पहले जो कुछ उठता था, उंगली हो गई, मुंह हो गया और बहुत कुछ जो उठता था वो सिर्फ जज हुमायूं दिलावर की तरफ उठता था। अब जो ये मामलात हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ उठ रहे हैं। जो मैंने बात की आपसे कि जो मामला चल रहा है तमाशा खाना यानी कि तोशा खाना केस का, माफ़ कीजिएगा, तोशा खाना केस का, आज जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में जो मंजर थे वो किसी फिल्मी मंजर से कम नहीं थे। नाज़रीन, कल जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम जुमे को समाअत नहीं करते लेकिन फिर भी हम करेंगे, तो बहुत सारे लोग जो थे वो खुश हो गए थे कि शायद कल इमरान खान साहब या पीटीआई को जो है कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। लेकिन मुझे अंदाज़ा था, इसलिए मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि ये अभी डिलेइंग टैक्टिस हैं। तो आज भी वही मामलात हुए। नाज़रीन, जो आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद में हुआ है वो किसी फिल्मी मंजर से कम नहीं हुआ। मैं उसकी तफसील आगे चल कर आपको सारी बताता हूँ। लेकिन जब मैं कल के व्लॉग की बात करता हूँ तो कल मैंने आपको कहा था कि ये जो है डिलेइंग टैक्टिस है। कल जब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो है, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जब ये समाअत असूलों के ख़िलाफ़ जाते हुए जुमे के दिन मुकर्रर की थी, तो बहुत सारे लोग जो थे वो खुश हो गए थे कि शायद कल इमरान खान साहब को या पीटीआई को कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा और इसलिए मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि ये डिलेइंग टैक्टिस है। और ये वहाँ पर जो है, ये मेरे अल्फाज नहीं थे, ये अल्फाज जो थे वो लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा था कि डिलेइंग टैक्टिस है। और जब ये मामला वहाँ चल रहे थे कल की समाअत के अंदर, तो ये बहुत सारे लोगों ने कहा, क्योंकि कल जो बात कर रहे थे आमिर फ़ारूक साहब, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, कि हमें जो है वो उसको एतमाद की देने की ज़रूरत है ट्रायल कोर्ट को, तो वहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस बात का खदशा किया था, जो मैंने भी अपने व्लॉग में खदशा ज़ाहिर किया था कि शायद ये केस दोबारा जो है वो जज हुमायूं दिलावर की अदालत में जाएगा। लेकिन आज जो मंजर पेश हुआ वो बड़ा अजीब था। मैंने पहले कहा कि जैसे वो बड़ा फिल्मी मंजर था। आज जब वहाँ पे समाअत शुरू हुई, मतलब अपने टाइम से थोड़ा सा देर से शुरू हुई समाअत, तो जब वहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब पहुँचे अपने पूरे मंजर वकला के साथ और सारे लोग वहाँ पे आ गए, अदालत खचाखच भर गई, तो पता चला कि जी जो अमजद परवेज़ साहब हैं, जो क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, वो नहीं आए। उनके जो असिस्टेंट हैं उन्होंने वहाँ पर आकर कहा कि हजूर वो जो मेरे वकील हैं अब अमजद परवेज़ साहब, उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो तो बेड से ही नहीं उठ सकते। जिस पर जो मुंह देखने वाला था वो लतीफ़ खोसा साहब का देखने वाला था। वो यकटुक जो है वो चीफ जस्टिस साहब की तरफ देख रहे थे सवालिया नज़रों से, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं कल बीमार था और मैं फिर भी आया। मतलब उन्होंने एक आर्गू देने की कोशिश की। उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने जो बात की वो मेरी नज़र में बड़ी अजीब सी बात थी। उसकी वजह कि ये मतलब कि एक नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप यहाँ पर मसले के दलाइल सुन लें हमारे, और आप इमरान खान साहब की जो है वो जो जेल से रिहाई का हुक्म दे दें। वकील अमजद साहब अगर आपको अपने दलाइल से कायल करते हैं तो फिर आप इमरान खान साहब को जेल में डाल दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि लतीफ़ खोसा साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये जो बात उन्होंने की, नाज़रीन, मुझे वो एक बेबसी की बात लगी। तो उसकी वजह ये कि उस वक़्त कुछ नहीं हो सकता था सिवाय इसके कि वो कुछ ना कुछ कहें, तो उन्होंने कुछ ना कुछ कहने के चक्करों में ये बात कह दी, जिस पर जो है वो ज़ाहिर बात है इस तरह तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब नहीं कर सकते थे। किसी मुखालिफ वकील को सुने बगैर या उनके दलाइल सुने बगैर वो कोई भी फ़ैसला नहीं सुना सकते थे। हालांकि जज की एक स्वाबदीद होती है, वो कुछ भी फ़ैसला कर सकता है, कानून के हिसाब से करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा फ़ैसला नहीं करना था और ना उन्होंने किया। उन्होंने जो है ये समाज जो है वो पीर तक के लिए मुलतवी कर, जिस पर लतीफ़ खोसा साहब काफ़ी परेशान हुए, अफसरदा हुए। जैसे मैंने कल कहा था कि उन्होंने कल भी कहा था, आज तो खैर मेरी बात नहीं हो सकी, तो उन्होंने कल भी कहा था कि मैं मायूस नहीं हूँ, मैं अफसरदा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये डिलेइंग टैक्टिस है। तो और कल आप ये भी जानते हैं कि अमजद परवेज़ साहब ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी या दरख्वास्त की थी कि समाज जो है पीर तक मुलतवी कर दी जाए। तो कल तो ये समाज जो है वो मुलतवी नहीं हो सकी थी पीर तक, लेकिन आज उनकी बीमारी की वजह से ये समाज पीर तक मुलतवी हो गई है।
नाज़रीन, इसके बाद जो वहाँ वाक़या हुआ, ये दूसरा फ़िल्मी वाक़या था। एक तो ये था ना कि वहाँ पर मसलन कि ये भी एक फ़िल्मी अंदाज़ था कि मुख़ालिफ़ वकील जो है उसको ना पहुँचने दिया जाता है वहाँ पे, ना उसके गवाह पहुँचने दिए जाते फ़िल्म के अंदर। तो इसी तरीके से आज ये हुआ कि मुख़ालिफ़ वकील जो है वो नहीं पहुँच सका अदालत में और केस का फ़ैसला नहीं हो सका। ये तो एक फ़िल्मी मंज़र था। आप जानते हैं नाज़रीन कि मैं फ़िल्म राइटर भी हूँ और ड्रामा राइटर भी हूँ, तो इस वजह से मैं उस पस मंज़र के अंदर बात कर रहा हूँ। तो ये एक फ़िल्मी मंज़र था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी फ़िल्म का सीन चल रहा है कि वहाँ पर जो है वो मुख़ालिफ़ वकील नहीं पहुँच सका और विलन ने उसको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया या वहाँ पे पकड़ लिया है या उसको अगवा कर लिया है। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन ज़ाहिर बात है वो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उनके जो सिस्टर ने आके बताया कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि वो बेड से हिल भी नहीं सकते, तो इसलिए वो नहीं आ सके। खैर, इसके बाद जो अगला मंज़र था नाज़रीन, वो भी बड़ा फ़िल्मी था। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट की जो जदीद तरीन बिल्डिंग बनी है, अभी नई बिल्डिंग बनी है, उसमें जदीद तरीन जो आलात लगे हुए हैं वो आप सब जानते ही हैं, या अगर आप नहीं जानते तो आप जाकर देख सकते हैं कि बड़ी जदीद खूबसूरत बिल्डिंग बनी है। और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनना वैसे ही मसला कि वो कोई आम बात नहीं है। तो इस जदीद तरीन बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा अजीब वाक़या हुआ, वो भी किसी फिल्मी मंजर से कम नहीं था। वहाँ पर जिस लिफ्ट को इस्तेमाल करके लतीफ़ खोसा साहब अदालत से बाहर आ रहे थे, उस लिफ्ट की जो तादाद थी इंसानों के सवार होने की, वो 21 थी, जबकि उसमें 17-18 लोग जो हैं वो सवार हुए और वो लिफ्ट जो है वो चंद सेकंड के बाद बंद हो जाती है। लोगों को पता नहीं चलता, ज़ाहिर बात है अभी ऐसे कैसे पता चल सकता था, ज़ाहिर बात अंदर वालों को भी नहीं खबर होगी, उन्होंने समझा होगा कि शायद लाइट चली गई है या क्या कहते हैं कोई मसला हो गया तो अभी लिफ्ट चल पड़ेगी। वो चंद सेकंड चंद मिनट हुए तो फिर जब वहाँ इसके अंदर जो हबस पैदा हुआ और जो मामला ख़राब हुए तो फिर जो है वो शकूक व शुबात पैदा होना शुरू हो गए। उसके बाद फ़ोन बजे, मोबाइल फ़ोन की घंटियाँ बजी, जिस पर जो है वो उनकी असिस्टेंट हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मसलन कि वहाँ पे भाग दौड़ की और फिर सारे वकला जो है वो भाग कर जो है यार लोग जिसे हम कहते हैं कि वकील वकला के दोस्त होते हैं, तो दोस्त लोग जो है वो भागे और लिफ्ट को जो है अपनी मदद आपके तहत तोड़ने की कोशिश करना शुरू कर दी। अब वो जो मंजर था वो बड़ा देखने वाला था। बिजली आ रही थी, सब कुछ था, कोई ऐसा मसला नहीं था, जदीद लिफ्ट है, नई लिफ्ट है और वो चंद सेकंड चलने के बाद बंद हो जाती है। लोगों ने जो वकला थे वहाँ पे मौजूद, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत उसका दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर दी। फिर उसके बाद जो वहाँ पे अमला को बुलाया गया, वहाँ पे पुलिस वालों से कहा, पुलिस वालों ने कहा कि जी हम तो यहाँ पे बाहर से आए हुए हैं, हमें तो नहीं मामलात यहाँ के पता, तो लिहाजा ये आप यहाँ के लोगों को जो मुकामी लोग हैं या जो यहाँ का अमला है उनसे कहें तो वही आपकी मदद कर सकते हैं। उनका बस ये बड़ा रीज़नेबल जवाब था, तो उनका ये मसला भी नहीं था। खैर, जब अमला आता है, वो ये जब तोड़ फोड़ शुरू होती है तो अमला आता है, अमला के पास चाबी नहीं होती। जब वो चाबी लेके आते हैं तो जो चाबी वो लगाते हैं तो वो चाबी उस लिफ्ट की ही नहीं होती। अब जो है वो अंदर जो लिफ्ट के अंदर हालात हैं, क्योंकि 20-25 मिनट गुजर चुके थे तो हालात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए। आप जानते हैं नाज़रीन कि वो लिफ्ट बहुत छोटी सी होती है, उसका जो अंदर जो हुजम होता है बहुत छोटा होता है, तो आपके अगर 17-18 लोग उसके अंदर मौजूद हों तो इंसानी जिस्म की हीट की वजह से और सांसों की वजह से वहाँ पे घुटन का माहौल तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है और यही होना शुरू हो गया। अब ये हो रहा था कि अंदर लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जब आप ऐसे किसी माहौल में होते हैं तो चाहे वो आप जवान हो चाहे आप बूढ़े हों, आपको सांस लेने में मुश्किल आना शुरू हो जाती है। तो अब जो मामला थे, बाहर जो था वो पैनिक हो रहा था, अंदर उससे ज़्यादा पैनिक हो रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से जो है उसकी दरार के अंदर से जो एक छोटी बोतल पानी की वो लिफ्ट के अंदर पहुँचाई गई, तो कहा गया कि जी लतीफ़ खोसा साहब को जो है वो पानी पिलाएं। लतीफ़ खोसा साहब ने ये पानी पीने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं जब तक पानी नहीं पीऊँगा जब तक आप सारे पानी ना पी लें, मैं एक घूंट भी नहीं लूँगा। मतलब बड़ा ही अजीब मंजर था, कुर्बानी एसार का ऐसा मंजर और इतनी जदीद बिल्डिंग के अंदर और इतने जदीद आलात के अंदर ये मंजर हमें देखने को मिला कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी बहुत मतलब बड़े पुराने ज़माने के वक़्त में चले गए हैं। खैर, वो वहाँ पर उन लोगों को पानी पिलाया गया। लतीफ़ खोसा साहब ने पानी नहीं पिया और उसके बाद जो है वो फिर वो दरवाज़ा जो है तोड़कर उनको निकाला गया। जब उनको निकाला गया, लतीफ़ खोसा साहब समेत तमाम लोगों की हालत बड़ी ख़राब थी, सबको सांस लेने में मुश्किल होती। ज़ाहिर बात है जो जवान होता है वो बाहर निकल कर अपने आप को जल्दी रिकवर कर लेता है, लेकिन जो उम्र में ज़्यादा होते हैं तो उनको रिकवरी में थोड़ा वक्त लगता है। थोड़ी देर के बाद जब वो वहाँ से बाहर निकले हैं तो फिर लतीफ़ खोसा साहब जो हम मीडिया वालों के हत्थे चढ़ गए और फिर हमने उनका सांस लेना दुभर कर दिया और हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उससे उनकी हालत आप देख सकते हैं। मतलब मैंने एक आपको अपलोड की है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो सही से सांस नहीं ले पा रहे, जिस्म कांप रहा है, बल्कि आप उनके जो ये जिस्म फेस की जो ये चीज़ें हैं ये तक कांप रही हैं। तो ये एक मतलब कि जो घुटन का माहौल होता है, जब आपका ऑक्सीजन जिस्म में पूरा नहीं होता तो उसकी वजह से आपकी काफ़ी जिस्म में जो है तब्दीली होती है, तेज़ी से तब्दीली रोनुमा होती हैं, जिस वजह से आपका जिस्म कांपता है और परेशानी में आप जाते हैं। खैर, लतीफ़ खोसा साहब ने चलते चलते जो बात की वो ये की कि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। खैर, हम भी उनकी जान इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं थे। हमने उनको आगे जाके फिर दोबारा घेरा और उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने वहाँ पर जो बातें की, उन्होंने कहा ठीक है 2 मिनट मैं आपको दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि
ہم نے اس عدالت کی آزادی کے لیے، اس آئین کی حکمرانی کے لیے اور قانون کی بالادستی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اگر میں مر بھی جاتا تو یہ کالا کوٹ زندہ رہتا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں ان کو ہم نے تنکوں کی طرح بہتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے بات کی وہ بڑی خاص اور اہم بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم وکلا جو ہیں وہ تحریک چلانے جا رہے ہیں، مطلب جو ہے وکلا تحریک چلانے کا انہوں نے عندیہ دے دیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو ہے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ظاہر بات ہے حالات بہت خراب تھے، ان کی حالت بھی خراب تھی۔ صرف ان کی حالت خراب نہیں تھی، باقی لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان کی حالت بھی خراب تھی۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ جو کوریج ملنی تھی وہ صرف لطیف اسد صاحب کو ملنی تھی، لیکن جو وہ 17-18 لوگ وہاں پہ موجود تھے لطیف اسد صاحب سمیت لفٹ کے اندر، سب کی حالت خراب تھی۔ کیونکہ میں نے تو ان کو خود دیکھا ہے اور ان کے حالات کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو سب کی حالت خراب تھی۔ ظاہر بات ہے آپ اتنی دیر وہاں پہ 40-45 منٹ جو ہے، اگر آپ وہاں پہ 50 منٹ تک ایک کمرے میں بند رہیں اور وہاں پہ جو ہے وینٹیلیشن کا کوئی ماحول نہ ہو، پنکھا نہ چل رہا ہو، اور سب لوگوں کی جو سانسیں ہیں وہ ایک دوسرے سے مثلا کہ لے کے دے کے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ماحول کے اندر آپ دوسرا سانس چھوڑتا ہے تو تیسرا سانس لیتا ہے، اس طریقے سے آپ کا وہاں ماحول بن جاتا ہے۔ تو وہ سفسٹیکیشن جو ماحول بنا ہوا تھا وہاں پہ گھٹن کا ماحول بن گیا تھا، تو اس سے حالت سب کی خراب تھی۔ خیر لطیف اسد صاحب وہاں سے چلے گئے۔ اور ناظرین، جو یہ سماعت ہے جو کہ کل امجد پرویز صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ پیر تک ملتوی کر دیں، آج یہ سماعت ان کی خواہش کے مطابق جو ہے، ظاہر بات ہے ان کی طبیعت کی وجہ سے یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے، لیکن کل کی جو ان کی خواہش تھی وہ آج پوری ہو گئی ہے کہ یہ سماعت جو ہے یہ پیر تک ملتوی ہو گئی ہے۔ اب پیر والے دن بھی جو ہے وہ زیادہ مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات واقعات جو ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں، وہ کچھ عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے۔ میں ہر بار ہر اپنے ویلوگ میں کہتا ہوتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ یہ لڑائی اب ختم ہو جانی چاہیے۔ میرے پاکستان کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے طاقتور احباب ہیں یا حلقے ہیں یا کیا کہتے ہیں ادارے ہیں، ان سب کو ایک ٹیبل پر بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے ہم باسی ہیں۔ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو یہ ملک کس طریقے سے ترقی کرے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک شور، ایک ہیجان بپا ہوا ہے کہ بھارت جو ہے وہ چندرما پہ پہنچ چکا ہوا ہے، یعنی کہ چاند پہ پہنچ چکا ہوا ہے۔ ان کا جو مشن ہے، انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کا پہلا ایسا ملک بنا لیا ہے کہ جو نارتھ میں اترا ہے، اور چوتھا دنیا کا ملک ہے جو چاند پہ پہنچ چکا ہو۔ تو سب لوگ جو ہے اس بات کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ، مثلا ہمارے اپنے پاکستانی ہی اپنے ملک کا جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسی باتیں دیکھ کر بڑا دل دکھی ہوتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف یہ معاملات میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے کس کو اندر کرنا ہے، ہم نے کس کو باہر رکھنا ہے، کس کو ملک میں رکھنا ہے، کس کو ملک سے باہر بھیجنا ہے، ہماری حکومت کون کرے گا، ملک کس طرح سے۔ کچھ نہیں ہو رہا حضور، کچھ نہیں ہو رہا۔ حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اندر آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ بجلی کے بلوں کو لے کر ایک عجیب سی تحریک چلی ہوئی ہے، وہ کہ مجھے اس سے بہت زیادہ کنسرن ہے کہ یہ غلط ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، کیونکہ پاکستان ایک آئین اور قانون کے تحت چلنے والا ملک ہے، اور اس کی اس طرح سے جو ہے وہ آئین شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن لوگوں کے اوپر یہ جو بجلی کے بلوں کا بوجھ ڈلا ہوا ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور بجلی کے بل جلا رہے ہیں۔ اب وہ جو تحریک ہے وہ خالی کشمیر میں نہیں، یہ کراچی میں بھی حالات ہوئے ہیں، بلکہ کراچی میں جو ہے وہ توڑ پھوڑ بھی ہے، جس کے میں بہت زیادہ خلاف ہوں۔ میں کسی صورت نہیں چاہتا کہ میرے ملک کی کسی چیز کو کوئی توڑے۔ آپ احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، لیکن آپ توڑ پھوڑ نہ کریں۔ بجلی کے عملے کو لوگوں نے مارا پیٹا بھی ہے، زد و کوب کیا ہے، پتھراؤ کیا ہے دفتر کے اوپر۔ تو یہ جو حالات جا رہے ہیں یہ غلط طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے حضور، پاکستان عوام بہت غریب عوام ہے، اس کے معاملات بہت خراب ہیں۔ یہاں تو پہلے سے 2 وقت کی روٹی مشکل ہے، لیکن اس لڑائی کے اندر جو ہے حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں، بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ خیر لطیف اسد صاحب چلے گئے۔ ناظرین، دوسری طرف جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ جانتے ہیں گرفتار کیا ہوا ہے، اسی میں جو ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے۔ تو آج ان کو جو ہے وہ اسپیشل کورٹ میں پیش کیا گیا، جو کہ بند کمرہ عدالت ہوتی ہے، وہاں پہ کسی کی رسائی نہیں ہوتی، وہاں پہ ان کو پیش کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کے وکیل صاحب تھے وہاں پہ، شاہ خاور صاحب، اور جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل تھے شعیب شاہین صاحب، دونوں کے وہاں پہ آرگو ہوئے۔ تو شاہ خاور صاحب نے جو ہے ایف آئی اے کی طرف سے جو ہے جسمانی ریمانڈ کی ڈیمانڈ کی، جسے جج جو ہے وہاں پر انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جو 3 دن کا ریمانڈ مزید دے دی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو تو یہاں پہ پیش کیا گیا، جبکہ گرفتاری تو عمران خان صاحب کی بھی ڈالی ہوئی ہے، تو عمران خان صاحب کو کیوں نہیں پیش؟ خیر کوئی ہوگا قانونی نقطہ۔ بہرحال یہ معاملہ چل رہے ہیں، اور اب 3 دن کا جو ہے وہ ریمانڈ دے دیا گیا شاہ محمود قریشی صاحب کا۔ ادھر جو عمران خان صاحب کی جو سماعت ہے وہ پیر تک ملتوی ہو گئی ہے۔ دیکھتے ہیں پیر کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ ہمارے پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں۔
میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے، تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔